नमस्कार दोस्तों, बात हिमाचल की में आपका स्वागत है। ये इस सीरीज़ की सेकंड वीडियो है। इस सीरीज़ की पहली वीडियो आ चुकी है। इस सीरीज़ में हम हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड एमसीक्यूज़ को डिस्कस कर रहे हैं। इस सीरीज़ के जो क्वेश्चंस है ये हिमाचल प्रदेश में हुए जो एग्ज़ाम्स है, पुराने एग्ज़ाम्स है वहाँ से लिए गए हैं। आज के जो क्वेश्चन है वो स्टेनोग्राफर का एक पेपर हुआ था 2022 में, वहाँ से लिए गए हैं। इन क्वेश्चंस की हेल्प से हम अपनी हिमाचल जीके को रिवाइज़ करेंगे और कुछ नई जानकारी ऐड करेंगे। यहाँ मैं आपको बता दूँ कि हिमाचल जीके आप लोगों के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो एचपीपीएससी का नया पैटर्न है, उसके अकॉर्डिंग जो पहला स्क्रीनिंग टेस्ट होने वाला है, उसमें 30 नंबर का एचपी जीके कहा गया है। यानी कि आपको 30 क्वेश्चन एचपी जीके से आएंगे। तो अपने एचपी जीके या हिमाचल प्रदेश का जो सामान्य ज्ञान है, उसको रिवाइज करते रहिए और लगातार इंक्रीज करते रहिए, क्योंकि स्क्रीनिंग टेस्ट के बाद ही आपको अपना मेन टेस्ट, चाहे जो भी आपका मेन टेस्ट रहता है क्लास 3 या क्लास 2 का, वो आपको देने को मिलेगा। तो एचपीजी के आपके लिए इम्पोर्टेंट है। इसी उम्मीद के साथ कि आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे और ये आपकी जानकारी में ज़रूर कुछ इजाफा करेगी। आज की वीडियो को शुरू करते हैं हमारे क्वेश्चंस के साथ। तो पहला क्वेश्चन आपकी सीरीज के लिए है, वो है इंडियन पेंटिंग्स फ्रॉम पंजाब हिल्स। ये पुस्तक किसने लिखी थी? किताबें जितनी भी है, बहुत सारी किताबें होती है हिमाचल से रिलेटेड, बहुत सारी किताबें आ चुकी हैं। कोशिश कीजिए आप बुक्स और बुक्स के राइटर्स को डिस्टिंग्विश कर लीजिए और उनको लर्न करने की कोशिश कीजिए। इसमें जो पहला है इंडियन पेंटिंग्स फ्रॉम पंजाब हिल्स, ये बुक किसने लिखी है? पहले हम इसके आंसर की बात करते हैं। इसका आंसर है डब्ल्यू.जी. आर्चर। थोड़ा सा राइटर की बात करें तो डब्ल्यू.जी. आर्चर क्या है? इनका पूरा नाम था विलियम जॉर्ज आर्चर। ये एक ब्रिटिश सिविल सर्वेंट थे और एक हिस्टोरियन भी थे। ये जो बुक है इंडियन पेंटिंग्स फ्रॉम पंजाब हिल्स, ये एक कलेक्शन है, एक सर्वे है जिसमें पहाड़ी पेंटिंग्स के मिनिएचर लगे हुए हैं। एक एल्बम की तरह है जिसमें मिनिएचर पेंटिंग का छोटा रूप होता है। जिस तरह के आपके एल्बम में पहले फोटो लगाए जाते थे, वैसे ही मिनिएचर्स का कलेक्शन है जिसमें हमारी जो पुरानी पेंटिंग्स है, पुरानी चित्रकला है, उसमें दिखाई गई है। आप इस बुक को देख सकते हैं सर्च करके। अमेज़न पे ये बुक आजकल लगभग 29,000 में बिक रही है। किसी को लेनी है तो वो हार्ड कवर में इसको ले सकता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, एचआरटीसी किस वर्ष अस्तित्व में आया? एचआरटीसी का मतलब है हिमाचल रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन। किस वर्ष अस्तित्व में है? अस्तित्व का मतलब है कि एस्टेब्लिशमेंट, कब एचआरटीसी का नाम एस्टेब्लिश हुआ। तो इसका जो आंसर रहने वाला है वो रहने वाला है 1974। यहाँ आपसे कोई स्पेसिफिक डेट नहीं पूछी है, बट अगर मैं आपको थोड़ा सा डिटेल दूं तो इसकी जो एग्जैक्ट डेट है 24 सितंबर 1974। इस डेट को एचआरटीसी एस्टेब्लिश हुआ था, यानी कि एचआरटीसी नाम अस्तित्व में आया था। इसका जो नाम था वो मंडी कुल्लू रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन को रीनेम करके किया था। और मंडी कुल्लू जो रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन है वो पंजाब गवर्नमेंट ने 1951 यानी कि 1951 में स्थापित किया था। अब इसके बारे में एक और चीज़ है, आपको एक और डेट इस एचआरटी से रिलेटेड याद रखनी है, वो है 2 अक्टूबर 1974। अब एस्टेब्लिश होना और वर्किंग करना तो अलग अलग चीज़ें होती है। यहाँ पे एचआरटीसी ये एस्टेब्लिश हो गया था, बट 2 अक्टूबर 1974 को ऑफिशियली ये इफेक्ट में आ गया था, विद इफेक्ट फ्रॉम 2 अक्टूबर 1974। इससे पहले हिमाचल गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट के नाम से ये एस्टेब्लिश था। तो ये दो डेट्स एचआरटीसी रिलेटेड इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, सन ध्यान रखना 1974। ये क्वेश्चन बहुत बार अलग अलग एग्जाम्स में आ चुका है। इतना स्पेसिफिक अब तक देखा नहीं गया है कि 2 अक्टूबर या 24 सितंबर, इन दो का कंपैरिजन नहीं आया है, बट ये इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट डेट्स है। हिमाचल में जो बस सर्विस की अगर हम बात करें तो बस सर्विस जो शुरू की थी, पहले एक प्राइवेट कंपनी थी लॉर्ड क्लायर, उन्होंने स्टार्ट की थी बस सर्विस मंडी पठानकोट में। सबसे पहले बस सर्विस मंडी पठानकोट रूट पे स्टार्ट की गई थी। उसके बाद मंडी के राजा ने उसको एक्सटेंड करके मंडी बैजनाथ में भी बसें चलाई थी, और बाद में जाके जो मंडी कुल्लू रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन पहले स्थापित हुआ, जो बाद में जाके एचआरटीसी में कन्वर्ट हो गया। ये छोटी सी इसके साथ एडिट जानकारी थी। हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आया आपके पास, बघाट राजसी राज्य का अंतिम शासक कौन था? हिमाचल प्रदेश में पहले से ही बहुत सारी रियासतें हुआ करती थी, बाद में बहुत सारी रियासतों को मिला के एक्चुअल में हिमाचल प्रदेश बना हुआ है। उसमें से एक रियासत थी बघाट। बघाट रियासत की थोड़ी सी बात कर लेते हैं, फिर इस क्वेश्चन के उसमें आएंगे हम। बघाट जो रियासत है, ये जो वर्तमान आपका सोलन है और कसौली है, ये एरिया पहले बघाट में आया करता था। जिला की बात करें तो सोलन जिला में है ये बघाट रियासत, और इसका शाब्दिक अर्थ है घाटों का समूह या बहुत सारे घाट। बहुघाट यहाँ से ये नाम बनता है, बहुघाट या बहुत सारे
दर्रे, यहाँ से ये नाम बनता है। इसकी जो स्थापना थी वो एक दक्षिण भारत से आए हुए पवार राजपूत ने की थी, और बाद में एक राणा इंद्रपाल हुए जिन्होंने इसका नाम बघाट रियासत, यानी कि बघाट किसने नाम रखा, वो राणा इंद्रपाल ने रखा। इसके जो संस्थापक थे वो बंसल पाल थे, और जो अंतिम शासक थे इसके दुर्गा सिंह। अब ये दुर्गा सिंह आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। दुर्गा सिंह के साथ एक और चीज जुड़ी हुई है। पहले तो जो इनका शासन है, इनका जो रिलेटेड सन है वो है 1911 से लेकर 1948। इनकी अध्यक्षता में 26 जनवरी 1948 को सोलन के ही, यानी कि जब बघाट था उसका नाम, वहां के दरबार हॉल में इनकी अध्यक्षता में ही हिमाचल प्रदेश का नामकरण हुआ था 26 जनवरी 1948 को। तो ये दुर्गा सिंह उस तरह से भी आपके लिए रिलेटेड है बघाट के अंतिम शासक। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अब। सांगला घाटी हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? घाटियां किसी भी जिले की बहुत खूबसूरती को बढ़ाती है, और अलग अलग हिमाचल प्रदेश के अलग अलग जिलों में अलग अलग बहुत सारी घाटियां हैं। तो बहुत सारी फेमस घाटियां भी है, उनमें से सांगला घाटी एक बहुत प्रसिद्ध घाटी है। ये कहाँ की है? ये किन्नौर जिले की प्रसिद्ध घाटी है। इस घाटी को एक और नाम से भी जाना जाता है, उसका नाम है बसपा घाटी। इसी का नाम है बसपा घाटी। बसपा कहाँ से इसका नाम आया? बसपा इसकी नदी है, वहां पे एक नदी बहती है बसपा नदी किन्नौर में, उसके आसपास की जो घाटी है उसे हम सांगला घाटी कहते हैं। बसपा घाटी किन्नौर की सबसे सुंदर घाटियों में से एक है। इसकी एक और खासियत ये आती है कि इसमें जो किन्नौर का प्रसिद्ध गांव है कामरू गांव, वो भी इसी घाटी में आता है। और कामरू गांव अपने एक मंदिर के लिए प्रसिद्ध है, कामाख्या देवी के मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। तो इस तरह से अटैच करके हमारे पास एक क्वेश्चन के साथ कुछ और जानकारियां भी ऐड हो जाती है। तो हम ये पहले 4 क्वेश्चंस आप नोट कर लीजिए। अगर आपने आंसर किए थे तो इनको मैच करके देख लीजिए आपके कितने आंसर ठीक हो रहे हैं। हम कंटिन्यू करते हैं। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं बात हिमाचल की। 5वां क्वेश्चन, सन 1987 में परशुराम पुरस्कार प्रथम प्राप्तकर्ता कौन था? ये जो परशुराम पुरस्कार है ये हिमाचल प्रदेश में स्पोर्ट्स फील्ड में सबसे हाईएस्ट अवार्ड है। किस फील्ड में है? स्पोर्ट्स फील्ड का सबसे हाईएस्ट अवार्ड है जो हिमाचल प्रदेश सरकार देती है। इसमें जो प्राइज मनी रहता है 50,000 रुपीज नगद, एक सर्टिफिकेट और एक परशुराम जी की तांबे की मूर्त मिलती है इसमें। इसका जो पहला अवार्डी है वो है सुमन रावत जी। सुमन रावत ये एथलेटिक्स से संबंधित है। सुमन रावत के बारे में एक चीज आपको और पता होनी चाहिए, ये हिमाचल प्रदेश की पहली महिला है जिनको अर्जुन पुरस्कार भी मिला था। तो फर्स्ट इन अर्जुन पुरस्कार में भी, अर्जुन पुरस्कार के भी ये पहली प्राप्त करता है हमारे सुमन रावत जी। नेक्स्ट पे आते हैं चंबा जिला। चंबा का संस्थापक कौन था? देखो जितनी भी रियासतें थी इनका कोई जो संस्थापक राज्य है, इनका जो कोई इंपॉर्टेंट राजा है और इनका जो लास्ट राजा है, शासक है, वो आप लोगों को ध्यान रखने। चंबा जो रियासत थी उनका जो संस्थापक वो माना जाता है मेरू वर्मन को। ऐसा माना जाता है कि जो ये मेरू वर्मन है ये, या फिर ये जो पूरा राजसी खानदान है जो चंबा में आया था, ये अयोध्या से आया हुआ माना जाता है। वहीं से इनका स्टार्टिंग है। इसमें सबसे जो इफेक्टिव और सबसे जो ताकतवर राजा हुए वो मेरू वर्मन हुए। इन्होंने चंबा की स्थापना की थी, और चंबा की जो स्थापना इन्होंने की इनकी राजधानी भरमौर में बनाई थी इन्होंने। और उस वक्त इस जो आजकल वर्तमान भरमौर है उसका नाम ब्रह्मपुर हुआ करता था। ब्रह्मपुर के नाम पे इन्होंने इस चंबा रियासत की स्थापना की थी। इन्होंने अपने जो इनका राज का टाइम था बहुत सारे मंदिरों का निर्माण किया, मणिमहेश मंदिर, गणेश मंदिर, लक्षणा मंदिर, इस तरह की बहुत चीजें आप मेरू वर्मन से रिलेटेड स्टडी कर सकते हैं क्योंकि एक इंपॉर्टेंट राजा है इस रियासत का। इससे रिलेटेड छोटी बहुत चीजें आपको पता होनी चाहिए। इसमें एक दो नाम और इम्पोर्टेंट है। एक साहिल बर्मन। साहिल बर्मन ने भरमौर से राजधानी को चंबा में लाया था। तो एक्चुअल जो चंबा शहर आप कह सकते हो वो साहिल बर्मन को दिया जा सकता है इसका श्रेय कि चंबा जो आज का वर्तमान चंबा शहर है और चंबा रियासत में फर्क है। चंबा रियासत कहोगे आप मेरू वर्मन, जबकि चंबा शहर है वो चंबा वो अब साहिल बर्मन। अच्छा एक और यहाँ पे नाम है, ये चंपावती है, ये साहिल बर्मन की बेटी का नाम था और इनके नाम को ही इनके नाम से ही साहिल बर्मन ने चंबा शहर का नाम चंबा रखा था। इनकी पत्नी के बारे में भी एक फैक्ट है। जो इनकी पत्नी है नैना देवी जी, इन्होंने वहां पे जो पानी की समस्या थी उनको उसको सॉल्व करने के लिए अपना बलिदान दिया था। उनके नाम पे एक मेला होता है सुही मेला। तो साहिल बर्मन से रिलेटेड भी आपके पास बहुत सारे मतलब क्वेश्चंस बन जाएंगे। हम आगे बढ़ जाते हैं। पहाड़ी गांधी। पहाड़ी गांधी कौन कहलाता है? पहाड़ी गांधी हिमाचल में कौन कहलाता है? ये जो दिए हुए ऑप्शन है इनमें
सबसे क्लियर ऑप्शन है बाबा कांशीराम। बाबा कांशीराम को ही पहाड़ी गांधी कहा जाता है क्योंकि ये पहाड़ उस वक्त स्वतंत्रता सेनानियों में महात्मा गांधी के बहुत ज्यादा विश्वस्त थे और उनके फॉलोअर थे। इनको जो बाबा कांशीराम को पहाड़ी गांधी जो कहा था वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। जवाहरलाल नेहरू ने। अच्छा, कुछ चीजें आपको ध्यान रखनी है बाबा कांशीराम जी से। बाबा कांशीराम जी कांगड़ा जिला के रहने वाले थे। कांगड़ा जिला में देरा गोपीपुर में एक डाडा सिबा नाम का गांव है, ये वहां के रहने वाले थे। और बाबा कांशीराम जी को एक और नाम भी दिया गया था, इनको सरोजनी नायडू ने पहाड़ा दी बुलबुल भी कहा था, क्योंकि ये जो बाबा कांशीराम जी थे, इनका गला बहुत मधुर था, गाने में भी अच्छे थे। तो 1927 में सरोजनी नायडू ने पहाड़ा द बुलबुल भी कहा था। और एक और चीज के लिए बहुत फेमस है ये बाबा कांशीराम जी कि 1931 में जब भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जी को फांसी दी गई थी, तो उसके बाद इन्होंने एक कसम ली थी कि जब तक भारत आजाद नहीं होता ये काले कपड़े पहनेंगे। तो ये कोट भी कई बार आता है कि किस स्वतंत्रता सेनानी ने ये शपथ ली थी कि वो आजादी तक काले कपड़े पहनेंगे, तो वो बाबा कांशीराम थे, जिनको हम पहाड़ी गांधी के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गुलेर रियासत। फिर से क्वेश्चन देखो, रियासत से रिलेटेड है। गुलेर राजसी राज्य या रियासत की स्थापना किसने की थी? अगर आपको गुलेर का थोड़ा बहुत आइडिया है तो वहां पे एक जगह है हरिपुर, तो वहां से आपको हिंट मिल जाती है। जो इसकी राजधानी जो स्थापना की थी वो हरिचंद ने की थी। और इस गुलेर रियासत का उन्होंने कैपिटल उन्होंने बनाया था हरिपुर को। गुलेर को ग्वालियर के नाम से भी उस वक्त जाना जाता था। और यही आपको ध्यान रखना है कि इसकी राजधानी कहाँ बनी थी, हरिपुर में बनी थी। और ये गुलेर आज की डेट में कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में आता है। तो ये अगले 4 क्वेश्चंस थे, इनको आप नोट कर लीजिए, अपने आंसर के साथ मैच कर लीजिए, देखिए आपकी जानकारी कितनी बड़ी है और कितने क्वेश्चंस ठीक करें। हम कंटिन्यू करते हैं। तो कंटिन्यू करते हैं हम अपनी बात हिमाचल की। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। बाणगंगा हिमाचल प्रदेश की किस नदी की सहायक नदी है? सहायक नदियां आपको हम हर बड़ी नदी के साथ उसके सहायक नदियां ध्यान रखनी है। हिमाचल प्रदेश में मेनली 5 नदियां हैं, जिसमें से 4 के नाम यहाँ लिखे हैं, सतलुज, ब्यास, चेनाब और रावी। और 5वीं जो नदी आती है वो है यमुना। इसमें अगर आप लंबाई वाइज बात करें, सबसे लंबी बहने वाली नदी है वो सतलुज है, उसके बाद ब्यास का नंबर आता है। पानी वाइज सबसे बड़ी आपकी चेनाब नदी है। इस वाले क्वेश्चन पे आते हैं बाणगंगा। बाणगंगा जो है वो ब्यास की सहायक नदी है। ब्यास नदी की बात अगर हम थोड़ी और डिटेल में करें कि जो ब्यास नदी है वो कहाँ से निकलती है, ये कुल्लू जिले में रोहतांग दर्रा में एक जगह है ब्यास कुंड, यहाँ पे इसका ओरिजिन माना जाता है। यहाँ से निकलते हुए कुल्लू से बहते हुए मंडी में प्रवेश करती है, फिर हमीरपुर और कांगड़ा की सीमा होते हुए पंजाब में जाके प्रवेश करती है ब्यास कुंड। और इसी कुछ और सहायक नदियां की बात करते हैं जो रास्ते में से मिलती है। कुल्लू जिला में ही पार्वती नदी मिलती है इसे, सोलंग नाला है आपका, मलाना का नाला भी है इसमें जो इसके सहायक नदियों में आता है। सरबरी खड्ड है, ये कुल्लू में है सरबरी खड्ड। मंडी में जब ये प्रवेश करती है तो मंडी में बुजौरा नाम की जगह पे प्रवेश करती है। जब ये मंडी में आ जाती है तो ये प्रवेश करने का सबसे पहले जो इसको सहायक नदी मिलती है वो सुकेती नदी है, मंडी शहर में मिलती है। तीर्थन नदी भी है इसमें जो एंटर होती है लारजी के पास। और उसके बाद इसमें उवल खड्ड है जो मंडी जिले में आती है। उसके बाद जब ये एंटर होती है संधोल में, जहाँ हमीरपुर और कांगड़ा की सीमा है, वहां से होते हुए इसमें हमीरपुर, ये जो बाणगंगा ये कांगड़ा में जाके प्रवेश करती है। इसमें बाणगंगा ये कांगड़ा की नदी है, कांगड़ा जिला में ये प्रवेश करती है इसमें। और बाणगंगा को बनेर भी कह सकते हैं, बनेर नदी भी, या फिर हो सकता है इसका मिलता जुलता नाम हो। हमीरपुर की मानखड्ड है वो भी बहुत फेमस है, वो भी इसकी सहायक नदियों में आती है। इस तरह से आपको बड़ी नदी के साथ उसकी सहायक नदियां ध्यान में रखनी है। हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कैलाश चोटी हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? अच्छा, मेरे मुंह से किन्नर कैलाश निकला हुआ है तो इसलिए क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है। किन्नर कैलाश भी एक तरह का प्रसिद्ध पर्वत शिखर है हिमाचल प्रदेश में, बट यहाँ पे जो नाम है वो कैलाश चोटी के नाम से आया हुआ है। अगर सिर्फ कैलाश चोटी के नाम पे आता तो आप चंबा को टिक करोगे। ये जो कैलाश चोटी है चंबा जिले में स्थित है। एक वर्ड मैंने आपको कहा जैसे किन्नर कैलाश है, अगर इस तरह से नाम आता है किन्नर कैलाश करके, तो किन्नर कैलाश वो आता है किन्नौर में। ये किन्नौर का एक पर्वत चोटी है। यहाँ पे चंबा की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। जो चंबा जिला
अपनी बाकी चीज़ों के लिए भी बहुत फेमस है। ये तो इसकी पहला पर्वत चोटी है, ये अपनी मणिमहेश यात्रा के लिए फेमस है। इसमें डल झील है, जो मणिमहेश यात्रा होती है वो डल झील तक होती है। जो चंबा की जो संस्कृति है, जैसे कि चंबा रुमाल है, कल्चर है इसका, जो चंबा चप्पल है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं चंबा के लिए जीआई टैग हो चुकी है। इसमें चंबा रुमाल सबसे फेमस है। उसकी वजह से चंबा जिला की जो सबसे थोड़ा दुःख देने वाली बात ये लगती है कि चंबा की जो लिटरेसी रेट है वो सबसे कम है हिमाचल प्रदेश में, अगर डिस्ट्रिक्ट वाइज़ हम नोट करें। उम्मीद है कि इसमें आगे आने वाला टाइम पे काम होगा और चीज़ें इसमें इम्पोर्टेंट प्रोग्रेस देखने को मिलेगी। चंबा अपने मिंजर के मेले के लिए भी प्रसिद्ध है। चंबा में मिंजर मेला होता है और चंबा की जो स्थापना है, जैसे हमने पीछे वाले क्वेश्चन में देखा था, भरमौर या जिसको उस टाइम ब्रह्मपुर के नाम से जानते थे, वहाँ पे 84 मंदिर है, उसके लिए भी चंबा फेमस है। बाकी चंबा डिस्ट्रिक्ट में और बहुत सारी चीज़ें जिनके बारे में बात की जा सकती है, बट एक शिक्षा का क्षेत्र है जहाँ पे थोड़ा चंबा पीछे रह गया बाकी डिस्ट्रिक्ट से, और आगे आने वाले टाइम में ये प्रोग्रेसिव है, आगे आने वाले टाइम में अपनी पोजीशन को इंक्रीज कर लेगा। आगे देखते हैं, हिमाचल प्रदेश से राज्यसभा के लिए सर्वप्रथम कौन निर्वाचित हुए। यहाँ राज्यसभा सदस्य की बात हो रही है कि कौन सबसे पहले निर्वाचित हुए, तो डायरेक्टली फैक्चुअल क्वेश्चन है ये। चिरंजी लाल वर्मा जी थे जो सबसे पहले निर्वाचित हुए थे। हम राज्यसभा की थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि राज्यसभा क्या है और यहाँ से हिमाचल प्रदेश से कितने सदस्य होते हैं। हिमाचल प्रदेश की जो राज्यसभा होती है, इसमें जो भी चुनाव होता है सदस्य का वो 6 साल के लिए होता है और हिमाचल प्रदेश में से 3 सदस्य निर्वाचित होते हैं राज्यसभा के लिए। अगर हम अपने करंट की बात करें, आजकल जो हमारे सदस्य है, एक है जेपी नड्डा जी जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, बीजेपी पार्टी में है। इंदु गोस्वामी है दूसरी, इंदु गोस्वामी, ये भी बीजेपी से ही रिलेटेड है, ये भी बीजेपी की है। और तीसरे जो है वो है सिकंदर कुमार, ये एचपीयू के, हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर भी रह चुके हैं। तो ये 3 सदस्य हैं जो आजकल हिमाचल प्रदेश को राज्यसभा में उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये ध्यान रखना फिर राज्यसभा किसके लिए होती है, 6 साल के लिए निर्वाचित। में एक नाम इंपॉर्टेंट है, आनंद चंद। आनंद चंद ये बिलासपुर के अंतिम राजा थे, इसका ध्यान रखना है। उन्होंने, आनंद चंद वही राजा थे जिन्होंने पहले हिमाचल प्रदेश में अपने विलय होने से मना किया था, या फिर भारत राष्ट्र में विलय नहीं होना चाहते थे। अंत में 1954 में जाके बिलासपुर हिमाचल में मिल गया था। 12वें क्वेश्चन की बात करते हैं, हिमाचल प्रदेश किस स्थान पर रेशम बीज फार्म स्थित नहीं है। यहाँ ध्यान देना है, स्थित नहीं है लिखा हुआ है, रेशम बीज फार्म। इसको रेशम की जो खेती होती है उसे हम सेरीकल्चर कहते हैं। तो हिमाचल प्रदेश में देखा ना कि कहाँ पे ये नहीं है। वैसे तो बहुत सारी जगहों पे, इसमें जो पहली 3 जगह हैं इसमें रेशम फार्म लगे हुए हैं। जो नहीं है वो है डाडा सीबा। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, नहीं है। यहाँ वो वाले स्थान की बात नहीं करनी है जहाँ पे है, यहाँ उस स्थान की बात करनी है जो नहीं है। तो ये क्वेश्चन थे, 12 क्वेश्चन, इनको आप नोट कर लीजिए, अपने आंसर को चेक करिए। हम आगे बढ़ते हैं। तो कंटिन्यू करते हैं अपनी क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर 13, कालका शिमला रेलवे ट्रैक पर सबसे लंबी सुरंग कौन सी है। एक रेलवे ट्रैक है, एक हेरिटेज रेलवे ट्रैक है ये। इस पे जो सबसे लंबी सुरंग है वो है बड़ोग। बड़ोग सुरंग की लंबाई रहेगी 1143 मीटर, 1143 मीटर। थोड़ी सी बात कर लेते हैं कालका शिमला रेलवे ट्रैक की। ये जो कालका शिमला रेलवे ट्रैक है ये 96 किलोमीटर ये इसकी लेंथ है। इसके जो इंजीनियर, चीफ इंजीनियर रहे हैं एच.एस. हैरिंगटन रहे हैं। इसका जो काम शुरू हुआ था वो 1891 में स्टार्ट हुआ था। 1903 में इसमें पहली ट्रेन चली थी और 1906 में इसमें जनरल पब्लिक के लिए इसको ओपन किया गया था। एक सन आपको और ध्यान रखना इसमें, वो है 2008 का सन। 2008 में इस रेलवे ट्रैक को यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज घोषित किया हुआ है। और ये अपने आप में बहुत यूनिक रेलवे ट्रैक है, क्योंकि ये कालका जो कि सिर्फ 2000 फीट की ऊंचाई पे है और शिमला जो कि 7000 फीट की ऊंचाई पे है, उस तरह से एक तरह से आप कह सकते हो लोएस्ट टू हाईएस्ट पॉइंट जाने में अपने आप में एक बहुत यूनिक ये रेलवे ट्रैक है। इसको शिमला रेलवे ट्रैक में चलने वाली ट्रेन को टॉय ट्रेन भी कहा जाता है। अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं इस बड़ोग की। ये बड़ोग सुरंग सबसे बड़ी है इस सुरंग में, इस ट्रैक में 103 की लगभग सुरंगें हैं, बट 102 कहा गया है इसमें फंक्शनल है जो चल रही है। बड़ोग जो सुरंग है इसके पीछे एक छोटी सी स्टोरी ये है कि जो बड़ोग है एक इंजीनियर के नाम पे रखा गया है। जिस इंजीनियर को ये सुरंग बनानी थी वो इसके 2 सिरों को नहीं जोड़ पाया था।
उसे बहुत दुख हुआ कि उसके कारण बहुत सारी पब्लिक मनी वेस्ट हुई है। इसकी वजह से उसने वहाँ पे आत्महत्या कर ली और उसी के नाम पे इस बुड़ोक सुरंग को रखा गया है। शिमला कालका जो रेलवे ट्रैक है, इससे रिलेटेड एक और पर्सन का नाम आपको ध्यान रखना चाहिए, वो है भलखूराम जी। कहते हैं कि उन्होंने अपनी छड़ी से जब इसका जो सर्वे है कंप्लीट करवाया था अपनी छड़ी की हेल्प से, जो उनके इंजीनियर्स थे। आगे बढ़ते हैं हम। हिमाचल प्रदेश किस स्थान पर पंडित पद्म देव कॉम्प्लेक्स स्थित है? ये जो कॉम्प्लेक्स है ये शिमला में स्थित है। यहाँ पे हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं पंडित पद्म देव के बारे में, जिनके नाम पे ये कॉम्प्लेक्स बनाया गया है। पंडित पद्म देव को हिमाचल में बहुत प्रसिद्ध नाम से जाना जाता है, वो है कविराज। इनको हिमाचल का कविराज कहा जाता है। पंडित पद्म देव के बारे में एक और चीज आपको ध्यान रखनी चाहिए थी, इन्होंने सुकेत सत्याग्रह को लीड किया था। ये हिमाचल रियासती प्रजामंडल के सेक्रेटरी रह चुके हैं। हिमाचल हिल स्टेट की काउंसिल बनी थी, उसके भी ये सेक्रेटरी रह चुके थे। इनका एक जन्मदिन आपको ध्यान रखना है, वो बहुत कॉमन है। 26 जनवरी 1901 को इनका जन्म हुआ था, तो इनका जन्मदिन हमारे गणतंत्र दिवस से रिलेटेड है। एक और चीज इनके बारे में आपको ध्यान रखनी है जो इम्पोर्टेंट है, ये हिमाचल प्रदेश के फर्स्ट होम मिनिस्टर रहे हैं। इन्होंने कांग्रेस के टिकट से इलेक्शन लड़ा था और वहां से ये फर्स्ट होम मिनिस्टर रहे थे। कंटिन्यू करते हैं 15th क्वेश्चन के साथ। डॉक्टर वाई.एस. परमार उद्यान और वानिकी विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति कौन थे? ये यूनिवर्सिटी है, ये नौणी सोलन में है। इसके जो पहले इसको कुलपति या वाइस चांसलर कहते हैं वो डॉक्टर M.R. ठाकुर थे। इसमें आपको ध्यान रखना है, दो चीजें आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, एक डॉक्टर वाई.एस. परमार और एक थोड़ा सा इस यूनिवर्सिटी के बारे में आपको पता होना चाहिए। डॉक्टर वाई.एस. परमार आपको पता है हिमाचल प्रदेश के पहले सीएम रह चुके हैं। वाई.एस. परमार मतलब डॉक्टर यशवंत सिंह परमार। ये सिरमौर के रहने वाले थे और नाहन जो हाई कोर्ट था उसमें ये वकालत कर चुके थे, पेशे से वकील थे और अंत में ये सेशन जज भी वहां पे रह चुके हैं। वाई.एस. परमार कांग्रेस पार्टी से लड़ने वाले सीएम थे और ये सबसे ज्यादा बार सबसे लंबे टाइम तक सीएम रहने वाले हमारे चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं। इसके बाद हम बात करते हैं यूनिवर्सिटी की। उद्यान और ये जो हॉर्टिकल्चर और फॉरेस्ट्री की यूनिवर्सिटी है, ये 1985 में जाके एस्टेब्लिश हुई थी। इनके नाम पे इसको रखा गया है। इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री है कि ये 1962 में हिमाचल एग्रीकल्चर कॉलेज के नाम पर सोलन में एस्टेब्लिश थी पहले, फिर इसको और सोलन में जो कॉलेज था वो पंजाब यूनिवर्सिटी के अंडर एफिलेटेड थी। फिर बाद में जाके 1978 में इसको हिमाचल कृषि विश्वविद्यालय में अपग्रेड किया गया और फाइनली इसको 1985 में एक यूनानिमस या फिर आप कह सकते हो एक यूनिवर्सिटी के रूप में एस्टेब्लिश कर दिया गया। तब से ये फॉरेस्ट्री और हॉर्टिकल्चर के फील्ड में अपनी अलग अलग कोर्सेज ऑफर करते हैं। आज की डेट में इस यूनिवर्सिटी के अंदर 4 कॉलेजेस है, 2 विद इन कैंपस ही है। एक कॉलेज आपका नेरी हमीरपुर में है, दूसरा मंडी के थुनाग में है। आगे बढ़ते हैं हम। किस रियासत का प्रसिद्ध सिक्का चकली था? ये जो चकली सिक्का था ये चंबा रियासत का एक प्रसिद्ध सिक्का था। इसके बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए कि चकली सिक्का कैसा था। चकली एक तांबे का बना हुआ सिक्का था और ये किसने जारी किया था? ये एक राजा हुए चड़त सिंह, उन्होंने जारी किया था। इनका जो उत्तराधिकारी हुआ था श्री सिंह, उन्होंने इस सिक्के को व्यवहार में कंटिन्यू रखा था। इस सिक्के में कुछ खासियत थी, इसके एक तरफ राजा का नाम लिखा जाता था, राजा का नाम, और दूसरी तरफ लक्ष्मीनाथ सहाय, लक्ष्मीनाथ सहाय ये अंकित किया हुआ मिला है देवनागरी लिपि में। एक और चीज में ध्यान रखनी है आपको कि ये जो चकली सिक्का, इसमें त्रिशूल के निशान भी मिले हैं और एक तरफ एक मुद्रा का निशान भी मिला हुआ है। मुद्रा का निशान मतलब जिस तरह से आजकल हमारा रुपीस का निशान कुछ ऐसा है, उस टाइम कुछ मुद्रा का निशान हो सकता है, कैसा भी रहा हो, वो इस सिक्के में हमें मिले हुए। तो ये कुछ हिस्टोरिकल फैक्ट था हमारे चकली सिक्के के बारे में। ये कुछ क्वेश्चंस थे हिमाचल जीके की इस सीरीज में। मुझे उम्मीद है कि आपने पूरे क्वेश्चंस देखे, आपने क्वेश्चंस को आप नोट कर लीजिए, आंसर्स को मैच कर लीजिए और देखिए आपने कितने क्वेश्चन ठीक किए हैं। हम कंटिन्यू करते हैं। तो कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। 17th क्वेश्चन कहता है बैजनाथ का पुरातन नाम क्या था? जितने भी एग्जाम्स होते हैं ये बहुत फेमस क्वेश्चन है कि किसी भी
शहर का जो आजकल हम जानते हैं जिस शहर को, उसका पुरातन नाम पूछा जाता है। इस क्वेश्चन में वैजनाथ का पुरातन नाम पूछा है। वैजनाथ का पुरातन नाम किरग्राम था। मैं बाकी ऑप्शंस भी यहाँ क्लियर कर देता हूँ आपको। बनेड़, ये सुंदरनगर का पुराना नाम है, पुराना नाम। इससे बहुत क्वेश्चन पूछते हैं पुरातन नाम से। धमेरी, धमेरी नूरपुर का पुराना नाम है। ब्रह्मपुर, ये मैंने आपको पहले ही बता चुका है, ये भरमौर का पुराना नाम है। आपको पुराने नाम याद रखने शहरों के, और जो आजकल जिस करंट नाम से जाने जाते हैं उनका एक पुराना नाम भी हुआ करता था। जैसे नालागढ़ का हिंडूर है, हांडूर है, वो भी एक बहुत फेमस क्वेश्चन है। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं बैजनाथ की। बैजनाथ क्यों फेमस है? सबसे पहले तो बैजनाथ भगवान शिव महादेव के मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पे शिव मंदिर है। बैजनाथ जो स्थान है ये मंडी और कांगड़ा की बाउंड्री पर है, और बेसिकली ये कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में आता है। बैजनाथ के बारे में आपको एक कहानी जरूर पता होगी कि जब रावण भगवान शिव के शिवलिंग को कैलाश से लंका की तरफ ले जा रहे थे, तो बैजनाथ के पास उन्होंने वो शिवलिंग थोड़ी देर के लिए नीचे रखा आराम करने के लिए, और उसके बाद वो कभी भी उसको उठा नहीं सके, क्योंकि शिव भगवान ने कहा था कि आप जहाँ पे इसको एक बार रख दोगे तो मैं वहीं पे स्थापित हो जाऊंगा। उस तरह से शिव मंदिर की स्थापना हुई है, और उसके बाद यहाँ पर 1204 ईस्वी में मंदिर बनाया गया। दो स्थानीय व्यापारियों ने बनाया हुआ है। आगे चलते हैं हम। गुरु नानक देव ने ध्यान के लिए हिमाचल प्रदेश के किस स्थान की यात्रा की? यहाँ पे गुरु नानक देव से पूछा गया है कि किस स्थान की यात्रा की थी उन्होंने। ये हिमाचल प्रदेश में मणिकरण जगह है, कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है। इसको मणिकर्ण साहिब भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे गुरुद्वारा है जो गुरु नानक देव जी के लिए डेडिकेटेड है, क्योंकि इन्होंने वहाँ पे अपने भाई मर्दाना और पंच प्यारों के साथ यात्रा की थी, और इसी स्मृति में ही वहाँ पे गुरुद्वारा बनाया गया है। थोड़ा सा बात करते हैं मणिकर्ण के बारे में। मणिकर्ण अपने गर्म पानी की झील के लिए, झील नहीं चश्मे के लिए फेमस है। गर्म पानी का चश्मा है, यहाँ पे लोग स्नान करने जाते हैं। दूसरी बात है कि मणिकर्ण के साथ जो नदी बहती है वो पार्वती नदी है। ये पार्वती नदी ब्यास नदी की सहायक नदी है। ये पार्वती का नदी का जो उफान है मणिकर्ण में बहुत ज्यादा है, ये नॉर्मली शांत नदी नहीं है। मणिकर्ण के बारे में भी एक कहानी है। यहाँ पे माना जाता है कि जो ये नाम है मणि और कर्ण, जो पार्वती माता थे उनकी बाली की मणि पानी में गिर गई थी, जिसकी वजह से हम जब शिव भगवान उसे ढूंढ रहे थे तो बहुत क्रोधित हो गए थे। अपना उन्होंने त्रिनेत्र खोल के उस नदी को सुखाने की कोशिश की, इससे वो हमेशा के लिए उसमें उफान आ गया। बट बाद में जो मणि थी वो जो शेषनाग भगवान है उन्होंने बाहर रिप्रेजेंट कर दी थी पार्वती जी के लिए। इससे जुड़ी हुई एक कहानी है जो मणिकर्ण को और भी फेमस बनाती है, और शिव भगवान के लिए भी डेडिकेटेड है। आगे चलते हैं हम। भुंडा त्योहार हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर मनाया जाता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट त्योहार है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत बार रिपीट हो चुका है ये क्वेश्चन। ये जो त्योहार ये निरमंड में मनाया जाता है। निरमंड आपके कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, ये कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में आता है। भुंडा त्योहार की बात करते हैं। भुंडा त्योहार ये हर 12 वर्ष के बाद मनाया जाता है। जिस तरह से कुंभ का मेला 12 वर्ष के बाद मनाया जाता है, हिमाचल प्रदेश में इस त्योहार को कुंभ के बराबर माना जाता है। और ये भी माना जाता है कि जब कुंभ का मेला हरिद्वार में खत्म होता है तो वेद पाठी जो ब्राह्मण वो सीधे हरिद्वार से निरमंड आया करते थे। माना जाता है कि अभी भी ये परंपरा ज्यों की त्यों बनी हुई है। इसके बारे में एक और चीज आपको देखनी चाहिए, जो भुंडा त्योहार है और निरमंड का जो स्थान है ये परशुराम जी के लिए समर्पित है। कहा जाता है कि परशुराम जी यहाँ पे नरमेध यज्ञ करते थे, और उस यज्ञ में ये नर मुंडों की आहुति चढ़ाते थे। उस नर मुंडों के वजह से ही ये जो नाम है बाद में जाके निरमंड पड़ा हुआ है। बट आज की डेट में जब ये भुंडा त्योहार होता था, जिसमें पहले नर बलि दी जाती थी, बट आजकल इसमें एक बकरे की बलि दी जाती है, ये हमें जानकारी मिली है। आगे चलते हैं हम। हिमाचल प्रदेश की प्रथम राज्यपाल कौन थी? यहाँ प्रथम राज्यपाल पूछा है। राज्यपाल, महिला राज्यपाल। यहाँ पे और क्लियर कर दूं मैं, क्योंकि ऑप्शंस में अगर आप नाम देखोगे तो सभी महिलाओं के हैं। तो प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी हिमाचल प्रदेश की? इसका जो सही आंसर है वो शीला कौल रहेगा। इसमें जो बाकी महिलाओं के नाम है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट शख्सियत पर्सनैलिटीज है हिमाचल प्रदेश की। इसमें से जो विद्या स्टोक्स है ये प्रथम विधानसभा अध्यक्ष है हिमाचल की, महिला विधानसभा अध्यक्ष, पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष रह चुकी है। दूसरा देखते हैं लीला सेठ, ये हाई कोर्ट के जो जज होते हैं, ये पहली महिला न्यायाधीश थी, ये अध्यक्ष है।
अध्यक्ष राजकुमारी अमृत कौर। राजकुमारी अमृत कौर हिमाचल प्रदेश से पहली केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री रही है जो हिमाचल प्रदेश से बनी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री। राजकुमारी अमृत कौर भवन भी पूछा जाता है, कहाँ पे है ये? एचपीयू के समर हिल में, जहाँ पे हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी है उसके कैंपस में ही राजकुमारी अमृत भवन स्थित है। तो ये एक सीरीज थी जो हमने शुरू की है बात हिमाचल की, उसका ये पार्ट 2 था। अगर आपने ये पूरी देखी है तो सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद कि आपने इस सीरीज को पूरा देखा, पूरे पेशेंस के साथ देखा, बजाय इसके कि आपने किसी फेसबुक या इंस्टाग्राम किसी के रील में टाइम वेस्ट करने के बजाय या फिर किसी के स्टेटस को देखने के बजाय आपने थोड़ा सा टाइम नॉलेज के लिए इन्वेस्ट किया है। मानता हूँ कि इसमें अभी आपको शायद उतना मज़ा ना आ रहा हो क्योंकि आजकल जो ज़माना है वो डिजिटल पैनल का है, बट फिर भी आपकी जो पहली प्रेफरेंस है वो नॉलेज होना चाहिए। नॉलेज जहाँ से मिले उसको उसको गेन करना चाहिए, वही आगे जाके आपके काम आएगा। ये सुविधाएं हैं, साधन हैं, ये टाइम के साथ बढ़ते रहते हैं, घटते रहते हैं और आने वाले टाइम में हमेशा ही इंक्रीज होते हैं। तो पहली प्रेफरेंस नॉलेज को रखिए, जहाँ से मिले उसको ग्रहण कीजिए और अपने लाइफ में प्रोग्रेस कीजिए। तो मुझे उम्मीद है कि ये जो सीरीज़ हमने शुरू की है ये आपको ज़रूर हेल्पफुल होगी। और ये जो अभी जो पार्ट 2 है इसके बारे में आपको कैसा लगा, कितने क्वेश्चन आपके ठीक हो रहे हैं, कितने क्वेश्चन आपके लिए हेल्पफुल हो रहे हैं और ये जानकारी कहाँ तक आपको अच्छी लग रही है, ये सभी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आपका कोई सजेशन है, कोई सुझाव है और किसी तरह का सवाल है वो भी आप लिख के भेज सकते हैं। बाकी अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।